And welcome to Wisdom RAS. Follow us on YouTube, Insta, Twitter and Facebook for more information. इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए विजडम RAS ऑफिशियल। वहाँ पर इस वीडियो की आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। आज वीडियो शुरू करने से पहले आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है। उन्होंने गोदान जैसा एक महान उपन्यास लिखा था। ये एक उपन्यासकार थे। आज ही के दिन उनका जन्म दिवस हुआ था। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनका एक बार गोदान उपन्यास जरूर पढ़ें। और एक अपने बूढ़ी का की बड़े घर की बेटी, इनकी कहानियां तो पढ़ी होगी, लेकिन गोदान उपन्यास बहुत ही शानदार इनका उपन्यास रहा है। आप जरूर पढ़िएगा। तो आज का पहला सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 लॉन्च की है? डिजिटल शिक्षा पर किसने भारतीय रिपोर्ट 2020 लॉन्च की है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसका भी कैबिनेट को मंजूरी मिल गई। शिक्षा मंत्रालय नाम करने को बोल दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो इसमें क्या बोला है कि भाई मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है किस पर? डिजिटल शिक्षा पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे मोबाइल पीसी, कंप्यूटर, टैबलेट से आदि से इस प्रकार शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। इस पर भारतीय रिपोर्ट 2020 जारी की है। ये क्या है कि भाई कोविड-19 के दौरान स्कूल तो बंद हो गए हैं, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइड कराना हमारा स्टेट का काम है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक दो पहल चलाई है। एक दीक्षा प्लेटफॉर्म चलाया है एंड एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल शामिल किया है। दीक्षा प्लेटफॉर्म और स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो अब इन दो प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म एक टीवी चैनल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो स्वयं प्रभा जो टीवी चैनल है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल क्या है कि ये 24 घंटे और 7 ही दिन इस पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। हमेशा इस पर 4 घंटे का मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जिससे 5 स्लॉट में बार बार ब्रॉडकास्टिंग इस पर की जाएगी। ये स्वयं प्रभा टीवी चैनल के लिए जी सेट 15 सैटेलाइट के माध्यम से इसको कनेक्ट करके आगे ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। 24 घंटे 7 ही दिन, 4 घंटे डेली मटेरियल, और इसे 5 शिफ्ट में 5 बार इसे बार बार ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, ताकि यदि कोई मान लो कभी आज लाइट नहीं आ रही तो वापस अगले वाले स्लॉट में देख लेंगे, या फिर अभी टीवी का कनेक्शन वेदर के कारण खराब हो गया तो अगले स्लॉट में देख लिया जाएगा इसमें। ठीक है। इसमें क्या है, 32 DTH चैनल ग्रुप, एक प्रकार का ग्रुप बनाया गया है। और फिर क्या है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर क्या किया है कि इसमें यह ट्यूटर और स्टूडेंट दोनों के लिए, मतलब ट्यूटर इस पर सीख सकेंगे कि भाई किस प्रकार हमें पढ़ाना है, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, वो यहाँ से सीख कर, और स्टूडेंट इस पर जो भी टीचर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे उसका जो भी स्टूडेंट है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस पर काफ़ी सारी कक्षाओं के इसमें कंटेंट दे रखा है। भाई दीक्षा प्लेटफॉर्म पर पहले ट्यूटर, जो भी टीचर होता है वो अपना कंटेंट भेजेगा, यदि वो अप्रूवल हो जाता है तो उसे आगे ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का एक डेवलपमेंट अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, जिसमें HRD मिनिस्ट्री ने किया है। पर्यावरण मंत्रालय, दूसरा सवाल है, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है ना? टाइगर की आबादी कौन से स्टेट में सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? इसमें टोटल संख्या है 526, जो कि फर्स्ट पोजीशन है। कर्नाटका में है 524, जो कि सेकंड पोजीशन इसको बनाता है। और तीसरा है जो उत्तराखंड में 442 बाघ पाए जाते हैं। तो इसमें पहली पोजीशन है अपने MP की, दूसरी है कर्नाटका की, तीसरी है उत्तराखंड की। ठीक। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है, जो कि हमने 2 दिन के पहले के लेक्चर में कवर किया था। और इस बार के ये जो भी ये जिस प्रकार का सर्वे कराया उसे गिनीज रिकॉर्ड में शामिल किया। क्यों किया शामिल? क्योंकि इन्होंने बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी कैमराज और बहुत संख्या, 1 से तकरीबन 1-1.5 लाख की कैमरों की माध्यम से इनको गणना की है। ठीक है। और इसमें टोटल देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 टाइगर रिजर्व ऐसे है वहां पर कोई भी बाघ ही नहीं बचा है। कौन सा? डंपा रिजर्व मिजोरम, बक्सा रिजर्व पश्चिम बंगाल एंड पलामू रिजर्व झारखंड में कोई बाघ नहीं है। ठीक। सबसे ज्यादा तो MP में है, लेकिन कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे बाघ ज्यादा है? तो वो देश के 231 बाघ है, जो कि उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है।
उसके बाद में कर्नाटक में है, और फिर इस प्रकार की ये 127 और 126 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम संख्या यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर ये छोटे छोटे डाटा दे रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटका में 524 बाघों की संख्या है। तो दुनिया के 13 श्रेणी के बाघ है जो कि इस प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर अभी टोटल संख्या कितनी है, 2967 बाघों की संख्या है। तो इस पर समझौता किया, जिसमें कि पहले एक समझौता हुआ जिसमें बोला था कि बाघों की संख्या दुगुनी करनी है, T×2 टाइगर इंटू डबल टाइगर की, जिस इस टारगेट को भारत ने अचीव कर लिया है। तो पहला इसका नेक्स्ट सवाल है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध 29 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त और 28 जुलाई। 28 जुलाई मानव तस्करी का जो भी है 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, मानव तस्करी क्या होती है। मानव तस्करी ये होती है कि ट्रेड ऑफ ह्यूमंस, मानव का व्यापार करना। क्यों करते हैं, फोर्स्ड लेबर के लिए, मतलब उससे बल लेकर काम करवा लेंगे, या फिर सेक्सुअल स्लेवरी बना लेंगे, मतलब उनसे सेक्स रैकेट चलवाया जाएगा प्रेशर देकर, या फिर मैरिड के लिए, शादी करने के लिए उन्हें बेचा जा सकता है। तो और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गुलामी या फिर फोर्स्ड लेबर या फिर बंधुआ मजदूर करने के लिए जिस प्रकार का ट्रेड यदि मानव का किया जाता है तो मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। ठीक, मानव तस्करी के लगभग 1/3 शिकार बच्चे ही होते हैं, लेकिन फिर भी 71 मानव तस्करी की शिकार महिलाएं, 70% जो भी तस्करी होती है वो महिलाओं और लड़कियों की होती है। ठीक, इस पर जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड भी करवाता है जो कि इंटरनेशनल श्रम संगठन, इसके बारे में देखेंगे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इस वर्ष क्या हुआ कि UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम क्या रखी है, कमिटेड टू द कोज, वर्किंग ऑन दी फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक, तो ये मतलब कि हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म करनी है, इसके लिए इस प्रकार का इस पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता कि इसे 1999 में इस्टेब्लिश किया था। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसके बारे में 3 जानकारी हमें रखनी है। 1919 में बना था, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये मानव मतलब जो भी इस प्रकार का श्रम विश्व मतलब लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है और लोगों को इस पर जागरूक भी करवाता है। तो अब नेक्स्ट सवाल है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन एंड नितिन गडकरी। तो भारत का प्रतिनिधित्व AIIB में किसने किया है, तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। तो इसमें क्या किया भाई, इसमें बैंक ने पहले कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान भी की थी। AIIB में इसमें निर्मला सीतारमण जी ने इस बार अपनी मीटिंग में हिस्सा लिया, बैठक में भाग लिया, प्रतिनिधित्व किया। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में आप जान लीजिए। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2016 में की थी। प्रस्ताव किसने, चीन ने रखा था। ठीक, और इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो 102 और इसका हेडक्वार्टर है जो कि बीजिंग में चाइना में है। ये क्या काम करता है, ये एशिया पैसिफिक रिलेटेड, एशिया पैसिफिक जो भी एशिया मतलब प्रशांत एरिया और एशिया महाद्वीप के जो जिस प्रकार का क्षेत्र पड़ता है उस पर ये फंडिंग प्रोवाइड करवाता है किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। ठीक, इसमें फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा हिस्सा और सबसे ज़्यादा वोटिंग है वो चीन के पास में है। सेकंड पोजीशन ये मिल रखी है इंडिया को, मतलब इसमें इंडिया के पास इतने प्रतिशत हिस्सा भी दे रखा है, 8% तकरीबन, जो कि इसे वोटिंग पावर भी 8% के पास में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना प्रतिनिधित्व किया था। तो आगे वाला ये तो वो तो हो गया था AIIB। एक बैंक है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में अब ये सवाल है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने US डॉलर की सहायता दी है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
अभी हमने देखा था AIIB के बारे में, ठीक। तो 3 मिलियन की सहायता, 5 मिलियन की सहायता, 10 मिलियन की सहायता और 20 मिलियन की सहायता। इसका राइट आंसर है 3 मिलियन। 1 मिलियन में लगभग अभी की एक्सचेंज रेट के अनुसार देखें तो लगभग 7,000 करोड़, साढ़े सात हजार करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो 3 मिलियन मतलब 22,000 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या है, $3 मिलियन 22 करोड़ रुपए की अनुदान की सहायता दी है। किसके लिए, कि भाई हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है, इसलिए किसी भी प्रकार की पैसे की यदि मदद पड़ रही है तो वो इस प्रकार यहाँ पर की गई है, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ये इस प्रकार यहाँ इसकी थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि भाई कमजोर महिलाओं और पिछड़ों के लिए हम इस प्रकार का ये फंड प्रोवाइड करेंगे। और ये ADB ने 28 अप्रैल को केयर फंड से भी $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी थी। तो इस प्रकार का ये, ताकि हम कोरोना के खिलाफ लड़ सकें। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हुआ था 1966 में बना था। इसकी टोटल कंट्रीज कितनी, इसमें 68 कंट्रीज मेंबर है, ठीक है। केवल और केवल ये एशिया के रिलेटेड नहीं है, दूसरे महाद्वीप के भी इसमें देश शामिल है, केवल और केवल एशिया के नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस में, ठीक। तो ये तो हो गया ADB के बारे में। AIIB के हमने देखा था कि इसमें 102 सदस्य हैं। और ये कब बना था, 2016 में। हेडक्वार्टर इसका है चीन में। चीन की फर्स्ट पोजीशन है और इंडिया की सेकंड पोजीशन है। तो ये इस प्रकार की हमें दो जानकारी, 1966 में 68 फिलीपींस में, 2016 102 सदस्य चीन बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट जो वोटिंग, सबसे ज्यादा वोट कोई हिस्सा देगा तो वो चीन का होगा, और सेकंड इंडिया के पास में इसका हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है। आश्रय, सहारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा जो भी विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है उसका नाम है आश्रय। तो इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, आश्रय में क्या है कि बढ़ते कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुकाबला करने के लिए पुणे में एक विश्वविद्यालय ने देश के घातक वायरस के प्रसार का रोकने के लिए आश्रय नाम से एक चिकित्सा बिस्तर प्रणाली विकसित की है, ठीक है। ये रोगियों को उचित अलगाव को बनाए रखे, मतलब उसे आइसोलेशन उन्हें एक अलग, ताकि कोई भी दूसरे लोग जो भी इन्फेक्टेड रोग से, जो नहीं एकदम जो हेल्थ मतलब जो भी नहीं इन्फेक्टेड हुए हैं वो इनसे नहीं मिले, उन्हें अलग रखा जा सके, इसलिए एक प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है। हाल ही में 1-2 डेवलपमेंट और हुए। IIT काउंसिल ने इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस मुंबई में लॉन्च की थी। और राजनाथ सिंह ने भारत की पहली कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का उद्घाटन किया। इस लैब को किसने डेवलप किया था, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये इस प्रकार का डेवलपमेंट किया था, और जिसे राजनाथ सिंह ने भारत की इसे लॉन्च उद्घाटन इसका किया था, ठीक है। कोविड-19 टेस्ट बस इन मुंबई, और ये जो भी लैब है उसे DRDO ने डेवलप की है, और ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसका नाम है आश्रय। तो अब आज का नेक्स्ट सवाल है, राफेल जेट्स का पहला बैच किस देश से भारत पहुंचा। फ्रांस, रसिया, जर्मनी और USA। तो ये राफेल जेट्स का अभी हाल ही में राफेल जेट्स आए हैं, जिसे फ्रांस से ये राफेल जेट्स भारत में पहुंचे। किसने बनाया इनको, डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट के पहले बैच ने फ्रांस से उड़ान भरी और 29 जुलाई को भारत में आ गए। जेट अधिकतम कितनी स्पीड है, 2222 किलोमीटर। आप ये मान के चलिए कि अपन लगभग सारे स्टूडेंट जयपुर से 500 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, तो ये 15 मिनट में अपने को छोड़ देगा। लेकिन ये इसके लिए तो नहीं है, फाइटर प्लेन है, लेकिन मतलब ये इतनी स्पीड है 2200 किलोमीटर, 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 50,000 फीट तक ये चढ़ सकता है, और ये हवा में भी ईंधन, इसकी फ्यूलिंग हवा में की जा सकती है। 50,000 फीट तक की हाइट ये कवर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले है कि कला नारायण स्वामी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा करने के लिए सिंगापुर में नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है, किस देश से संबंधित है। कला नारायण स्वामी भारत से है या बांग्लादेश से है, नेपाल से है या श्रीलंका से। तो इसका राइट आंसर है भारत। कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सबसे आगे लड़ने के लिए सिंगापुर में नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो ये है भारत से बिलोंग करते हैं। तो सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को फ्रंट लाइन पर सेवा प्रदान करने के लिए नर्सों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि 5 नर्सों में से थी। 5 नर्सों के ग्रुप को किया, जिसमें से एक ये भी भारत की थी, ठीक है।
फिर आगे का कार्यक्रम क्या है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना गोदाम स्थापित करेगी। तो ये बांग्लादेश में करेगी, थाईलैंड में, या फिर वियतनाम में, या फिर कंबोडिया में। तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। ठीक, वियतनाम के बारे में देख लीजिए कि वियतनाम की मुद्रा कौन सी है। इसका नाम है वियतनामीज डोंग। ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध भी चला था जो कि 1955 टू 1975 के बीच में चला था। इसे ठीक है, ये इसे कोल्ड वार का भी पार्ट, शीत युद्ध का पार्ट भी माना जाता है। शीत युद्ध का मतलब कम्युनिस्ट वर्सेज यूएसए या फिर साम्यवादी जो भी विरोधी थे उनके वर्सेज में चला। ठीक है, ये लगभग 1955 से 75 तक चला, तो मतलब 20 साल लगभग ये युद्ध यहाँ पर चल गया था। इसे सेकेंड हिंद चीन युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब कपास के बारे में भी डेटा देख लेंगे। कपास के बारे में क्या है, कि कपास क्या है कि कपास महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसका कपास का उल्लेख है जो कि आपको पूछ लेंगे क्या है, इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख है। बिल्कुल, इसका कपास का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और सेकंड पोजीशन इसका कौन बनाते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी पर कपास सबसे अधिक होता है, जो कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका प्रोडक्शन फर्स्ट रूप से यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कपास प्रोडक्शन में यूएसए, चीन और इंडिया अपनी हिस्सेदारी शेयर करते हैं। ठीक है, एक बैल 170 किलोग्राम का होता है। ये कपास की मतलब एक बैल में 170 किलोग्राम आता है। वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगी कौन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि इसके पास जो भी स्टॉक है अधिशेष हो गया, मतलब एक्सेस मात्रा में ज़्यादा उत्पादन हो गया है। तो मौजूदा शेयर के निर्यात करने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ भी कपास निर्यात के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। साथ साथ में बांग्लादेश में भी इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये मैप भी दे रखा है कि वियतनाम की लोकेशन कहाँ पर है। वियतनाम लोकेशन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, स्वास्थ्य संकट पर अपनी पहली रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रन एक्सपोज टू लीड पोल्यूशन अंडरमाइंस ए जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल किसने प्रकाशित की है। तो ये रिपोर्ट क्या पूछ रहे हैं कि WHO ने रिपोर्ट की है स्वास्थ्य संकट पर। ठीक है, हेल्थ पर, यूनिसेफ पर, यूनेस्को द्वारा और UNSC द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये रिपोर्ट जो भी प्रोवाइड की है ये की है यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ इसने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और शुद्ध पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य संकट पर इस तरह की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसका शीर्षक क्या था, द चिल्ड्रन एक्सपोजर टू लीड पोल्यूशन अंडरमाइंस ए जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। ठीक, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जनरल असेंबली ने इसे बनाया था। और इंडिया भी इसका यूनिसेफ का पार्ट है, मतलब इसके साथ इसका हिस्सा बना हुआ है, इसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है। तो ये इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की है। आगे वाला नेक्स्ट वाला है, किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 नाम से मिसाइल लॉन्च किए। इजराइल, ईरान, सऊदी अरब और इराक। तो ग्रेट प्रोफेट 14 नाम की मिसाइल लॉन्च ईरान ने की है। किस प्रकार की, ये है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल आप देख लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, दो मिसाइल होती है। मिसाइल क्या होती है, किसी भी वॉर हेड को ले जाने के और किसी भी शत्रु देश पर ये हमला करने के लिए उपयोग की जाती है। तो मिसाइल में एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ये अपने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। इस मिसाइल का नाम क्या दे रखा है, ग्रेट प्रोफेट 14 नाम की एक मिसाइल लॉन्च की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो आप पहले समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है अपने इंडिया की कौन कौन सी है, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड और अग्नि और धनुष है। ठीक है, क्रूज मिसाइल में जो आती है वो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें आती है। क्रूज मिसाइल में कौन सी है, ब्रह्मोस, और बैलिस्टिक मिसाइल में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि और धनुष मिसाइल आती है। अब देखो कि भाई अब आता है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या चलती है कि बैलिस्टिक मिसाइल का चलने का पाथ ये होता है, आपने यहाँ से छोड़ी, ये हवा में गई, फिर अपने गुरुत्वाकर्षण बल इसमें खींचा और यहाँ पर आया और किसी भी शत्रु देश को हमला कर दिया। ठीक,
दागने के बाद अपन इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार दाग गई तो जो भी टारगेट पहले सेट हो रखा है उसी टारगेट पर ये जाकर बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर गिर जाएगी। ठीक, इसके साथ में ईंधन भी भरा होता है मिसाइल के साथ में, और इसको ईंधन के जलाने के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो भी इसमें सिलेंडर इसमें डाल रखे होते हैं। और लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है ना, क्रूज मिसाइल पृथ्वी के समानांतर चलती है, लेकिन इसमें ईंधन तो डाला हुआ होता है, लेकिन जो इसमें ऑक्सीजन, ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन ये सीधा का सीधा हवा से लेता है। इसमें ऑक्सीजन के अलग से कोई भी सिलेंडर नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है और ये साइज में जो क्रूज मिसाइल होती है वो साइज में छोटी होती है। ठीक है, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल का थोड़ा आकार तो बड़ा होता है, ये साथ साथ में ये परमाणु बम को ले जाने में सक्षम है। और लेकिन पारंपरिक जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स को भी ये ले जा सकती है, लेकिन यदि छोटे हथियार ले जाने हो तो इसके लिए क्रूज मिसाइल सफिशियंट है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि रूस के सहयोग से इंडिया ने डेवलप की है, ये एक क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। आकार छोटा, देखो एक बार फिर हमें वापस देख लेते हैं क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल की क्या प्रॉपर्टीज है? आकार छोटा होता है, पृथ्वी के समानांतर चलती है, ऑक्सीजन ये हवा से ले लेती है। ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। ये परमाणु बम और पारंपरिक दोनों ले सकती है, लेकिन इसमें परमाणु बम की बजाय इसमें दूसरे टाइप के हथियार ले जाने अच्छे माने जाते हैं, मतलब ये सक्षम ज़्यादा है। और इधर बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है? आकार में बड़ी होती है, एक बार छोड़ दी तो फिर उसे जो टारगेट दे रखा है वहीं पर जाएगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर इसमें साथ में डाल रखा होता है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि, धनुष, ये इसमें इसमें ये इस प्रकार के हमने, मतलब पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि और धनुष टाइप की हमने ये मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, डेवलप कर लिए। और K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का भी हमने हाल ही में परीक्षण किया था। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चंद्रमा के टाइप में इसका इस प्रकार का पथ होता है, यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ आकर नीचे गिर जाएगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और क्रूज मिसाइल के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी होती है? बैलिस्टिक मिसाइल 5000 से 10,000 की रेंज में, 5000 से 10,000, 16,000 तक की। रसिया ने सबसे जो बड़ी दूरी तय कर रखी है वो 16,000 किलोमीटर की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये आज का करंट हमने कवर किया है। आपको नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।